क्लासेस। तो आज है दोस्तों 11 अक्टूबर 2022। तो इसके करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए फटाफट अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम नोबेल प्राइज के दोस्तों जो वीक था जिसमें लगभग सारे लोगों को नोबेल प्राइज प्रोवाइड कर दिया गया है। जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज प्रोवाइड करना होता है उन सभी क्षेत्रों में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो कल दोस्तों, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दोस्तों 3 लोगों को क्या हुआ, नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। अब देखो, पहले एक्चुअली क्या होता था ना कि ये जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो था, है ना, वो 2022 सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस प्रोवाइड करते थे। अब वो क्या है कि भाई नोबेल प्राइज जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल के क्या हो सर मेमोरी पे ही क्या कर रहे हैं, अब ये नोबेल प्राइज दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों इकोनॉमिक साइंस में। और ये क्या है ना, कौन कौन लोग हैं जिनको दिया गया है? तो एक है दोस्तों बेन एस बेर्नेके, फिर उसके बाद दोस्तों डॉगले डब्ल्यू डायमंड, एंड उसके बाद फिलिप एच डी। ठीक है, वैसे आप याद कर लेना। और इनको दोस्तों बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के रिसर्च में, है ना, जो एक बेहतर योगदान इन्होंने प्रोवाइड किया है, इसके लिए इनको क्या किया गया है, ये दोस्तों क्या किया गया है, आप नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो टॉपिक यहां पे आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको बताया था, एक रिवीजन में आपको करवाना चाहता हूं कि भाई जितने भी लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इस बार, तो वे कौन कौन लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वैसे कल भी आपको रिवाइज करवा दिया था, आज भी रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि ना वो चीजें याद रहे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाएगा ये चीज। तो पीस के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों को क्या हुआ, नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे एलिस को पीस प्राइज दिया गया था, और साथ ही साथ दोस्तों, है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर, है ना, फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको भी प्राइज मिला था। अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में, है ना, ऑर्नॉक्स जो हैं उनको क्या हुआ, दिया गया था नोबेल प्राइज। अगर हम मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, सांते पाबो को क्या हुआ, नोबेल प्राइज दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों अगर बात करें, तो एलन स्पेक्ट, जॉन क्लॉस्टर और एंटन, है ना, जिलिंजर को दोस्तों क्या किया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो कार्लन, मॉर्टेन और सापलेस, ये 3 लोगों को दोस्तों क्या किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और जैसा कि मैंने कहा था इकोनॉमिक साइंस के बारे में, तो इकोनॉमिक साइंस के बारे में अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक साइंस में किन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेन, है ना, डॉगल्स, और एक दोस्तों क्या है, फिलिप। ये 3 लोगों को क्या हुआ, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, कल जो है बहुत ही दुखद घटना हमारे समझ आया कि हमारे प्यारे समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर थे उनकी मृत्यु हो गई। उनका नाम क्या था, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये क्या है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, जो अभी क्या कौन लीड कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, उन पार्टी को क्या कर रहे हैं, आगे फिर लीड कर रहे हैं। तो इनकी जो मौत हुई, है ना, ये गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई। तो अब उनको क्या हुआ, ले जाया जा रहा है घर पे। तो ये चीजें न्यूज में आई, तो मैंने सोचा डिस्कस कर देता हूं आप सभी से। आगे चलते हैं। टेलीमानस, अभी देखो कल हमने आपको डिस्कस किया था, है ना, मेंटल हेल्थ फैसिलिटी डे के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों कुछ न्यूज जो है बाहर निकल के आ रहा है, तो फिर उससे भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं टेली मानस, है ना, जो इनिशिएटिव था दोस्तों पहले कर्नाटका का, उसी के आधार पे क्या किया जा रहा है, मंडे को, है ना, 26 कॉन्वेक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने, है ना, न्यूरो साइंस बाई किसके द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उस इनिशिएटिव को, है ना, स्टार्ट किया गया है।
ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साइंस एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और ये दोस्तों ये पहले जो था, ये जो मेंटल हेल्थ असिस्टेंट नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट जो था वो क्या था, ये पहले है ना, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, कर्नाटका में ये इनिशिएटिव लिया गया था ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ की जो लेवल है उसको चेक किया जा सके। मैंने कल आपको कहा था, कल आपको जब इसके बारे में मैं समझा रहा था तो मैंने कहा था कि एक्चुअली एट द टाइम ऑफ कोविड-19 लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे, कुछ लोगों ने अपना जॉब खोया, कुछ लोगों ने अपने परिवार खोए। ठीक है। तो दैट टाइम जो है तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है ना, उसमें उथल पुथल मच गया। तो उसी को दोस्तों क्या करने के लिए, उसी को है ना जांचने के लिए कि भाई कि लोगों का हेल्थ मेंटल या हेल्थ या उसकी क्वालिटी क्या है ना, मेंटल क्वालिटी क्या है, तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था। और उसी के आधार पे हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है, अर्थात जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने भी क्या किया है, ये पहल को शुरू किया है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 24/7 आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और ये जैसे कल आपको मैंने कहा था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसी के दोस्तों उपरांत ये क्या किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है ताकि इक्विटेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जो है लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, है ना। इक्विटेबल का मतलब है कि लोगों के पास, सभी लोगों के पास पहुंचे। अफोर्डेबल का मतलब सब लोग अफोर्ड कर सके, है ना। तो इतनी ज्यादा महंगा नहीं फैसिलिटी हो ताकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और क्वालिटी होना चाहिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी लोग सामने कचड़ा लाकर रख दिए ताकि उनसे क्या हुआ, वो उसका कोई बेनिफिट ही उसके हेल्थ फैसिलिटी पे ना हो सके। तो क्वालिटी वाला चाहिए भाई। आगे चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी फर्स्ट जो कर्नाटका में शुरू किया गया था, क्यों, कोविड-19 के टाइम में दोस्तों, ताकि लोगों के काउंसलिंग किया जा सके कि भाई लोग का जो हेल्थ है, स्टेटस है, वो क्या है। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक और लॉकडाउन। ठीक है। तो ये हमने आपको अभी डिस्कस कर दिया था। आगे चलते हैं। इंडिया रिस्पेक्ट इंडिया रिस्पेक्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। अब देखो इंडिया क्यों ये रिस्पेक्ट कर रहा है इस असेसमेंट को। तो देखो क्यों कर रहा है, ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको से ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो है वो है क्या। और यहां पे देखिएगा एक दोस्तों, है ना, आकुश जो है रिजोल्यूशन, तो ये आकुश जो है वो क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि IAEA क्या है और आकुश जो है ये क्या है, क्यों ये हाल ही में न्यूज में रहा, क्या कारण है। तो एक्चुअली कारण ये था दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोस्तों ये बताया कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको क्या किया, उन्होंने सराहना दी है, उसको रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई ये ऑकस रेजोल्यूशन क्या है और इसके बारे में हम थोड़े से समझते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि हाँ, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि IAEA क्या है। IAEA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, काम करती है प्रमोट करने के लिए पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। ताकि क्या हो सके, आप न्यूक्लियर एनर्जी को आप पीसफुली क्या कर सके, यूज कर सके। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में कितने क्या कर रहे हैं, है ना, हसल्स मचे हुए हैं। हसल्स मतलब क्या है, बहुत ज्यादा क्या हुआ, परेशानियां लोगों के बीच में, है ना, अनिश्चितताएं हैं उन लड़ाई की वजह से। तो इसको क्या करने के लिए, पीसफुली हैंडल करने के लिए IAEA जो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। और ताकि क्या कर सके, है ना, टू रिड्यूस इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस, और इसको क्या हुआ, मिलिट्री पर्पस के लिए ताकि यूज नहीं किया जा सके। किसको, है ना, यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी की। अब ये इसका ओरिजिन कब हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूज में क्यों है ये मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है। अच्छा, इसके ओरिजिन क्या हुआ दोस्तों, तो ओरिजिन जो है ये 1957 में, 1957 में इसका क्या हुआ दोस्तों, ओरिजिन है टू टैकल द फियर्स एंड एक्सपेक्टेशन जनरेटेड बाय द डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दोस्तों, है ना, जो डाइवर्सिफिकेशन जो यूज और उसकी डिस्कवरीज की वजह से दोस्तों ये क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया ताकि इस पे क्या किया जा सके, पीसफुली इसको यूज किया जा सके, है ना। और इसका यूज खास करके मिलिट्री पर्पस के लिए ना किया जा सके। इस एजेंसी को सेटअप किया गया था, है ना,
एटम्स फॉर पीस, जैसा कि मैंने आपको अभी आपको बताया। और ये जो है दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, हेड क्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। इसके हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑलरेडी मैं 2-3 बातें कर चुका हूं कि पीसफुली यूज करना है किसको, है ना, एटॉमिक जो एनर्जी है, या फिर सॉरी न्यूक्लियर जो एनर्जी है, उसको आप पीसफुली कैसे यूज करेंगे, क्या क्या सेफ गार्ड्स फॉलो करने हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी को सेफली कैसे क्या करना है, उसको और भी डेवलप करना है, प्रमोट करना है। तो ये उसके कुछ फंक्शन होंगे, और उसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो भी मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूं। तो ये मुझे लगता है कि आपको IAEA के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम समझते हैं कि आकुश जो है ना, AUKUS, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यहाँ पे 3 कंट्रीज जो है वो शामिल है ना। पहला जो कंट्री है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूके, और उसके बाद आपका यहाँ पे USA। तो ये 3 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो एक जो कह सकते हैं। अच्छा, ये क्यों है ये भी समझते हैं। तो ये US, UK और ऑस्ट्रेलिया हैव लॉन्च्ड आकुश, अ न्यू इंडो पैसिफिक डिफेंस अलायंस। तो ये क्या है, एक इंडो पैसिफिक, जैसे क्या है, इंडो पैसिफिक एरिया में बहुत ज्यादा चाइना का क्या है इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है ना। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो क्या है दोस्तों, है ना, जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उससे टैकल करने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ, ये 3 कंट्रीज मिल करके, इस 3 कंट्री में दोस्तों क्या है ना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऑस्ट्रेलिया है, USA है और UK है। ये 3 कंट्री ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, ताकि क्या कर सके, जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। कहाँ? साउथ चाइना, सॉरी, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो यही मुख्य जो पर्पस था यही था। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, अंजुस ट्रीटी जो है बहुत पहले जो फॉर्म हुआ था 1951 में। तो ये अंजुस क्या है, लेकिन अभी तो कुछ जो न्यूज में रहता है वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जैसा कि पता है दोस्तों, हम दीपावली के करीब पहुंच रहे हैं, है ना, दीपावली जो फेस्टिवल है उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं दिल्ली NCR में देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि पता है कि जैसे ही जैसे क्या होगा, हम करीब पहुंचेंगे, है ना, हम दशहरा के करीब दीपावली के करीब पहुंचेंगे, तो वहां पे जो सीरियसनेस है खास करके एयर पॉल्यूशन को लेकर के वो बढ़ती जाएगी। इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं कि जो स्टबल बर्निंग होते हैं खास करके पंजाब एरिया में, जहां पे खेती और एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे स्टबल बर्निंग होता है। स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है, वो जो हवा है वो दिल्ली की ओर आकर के दिल्ली के एरिया को बहुत ज्यादा क्या करता है, वो पॉल्यूटेट करता है। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि भाई जो दिल्ली NCR जो है ना, अपना एक रिवाइज्ड एक्शन प्लान लेकर के आया है, जिसको नाम क्या है दोस्तों, ग्रैप्स, ताकि उसको क्या किया जा सके, एयर जो पॉल्यूशन है उससे फाइट किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली NCR ने एक रिवाइज्ड एक्शन प्लान लेकर के आया जिसका नाम क्या है, ग्रैप, GRAP, ग्रैप, ठीक है। आप ग्रैप मत समझ जाइएगा, अंगूर नहीं खाना बेटा, ठीक है, फिर बाद में पता चलेगा अंगूर खट्टे हैं। तो इसको क्या करने के लिए, एयर पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए। तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रैप जो है किस स्टेट का इनिशिएटिव है एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। तो एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली NCR का है। यह भी पूछ सकता है कि दिल्ली NCR ने ग्रैप जो है ना, एक रिवाइज एक्शन प्लान शुरू किया है, उसका क्या है मुख्य रीजन, उसका एम क्या है, ताकि वो क्या कर सके, एयर पॉल्यूशन से फाइट कर सके। तो ये तो कुछ मुख्य बातें थी। अब हम समझते हैं कि ये है क्या भाई, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, जो अक्टूबर 6 को फर्स्ट स्टेज क्या किया गया, रिवाइज किया गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसका नाम क्या है, ग्रैप, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट किया गया किसके साथ मिलकर के, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों मिल करके, है ना। और दिल्ली NCR के जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर के दोस्तों इसको क्या किया गया, इसको रीलॉन्च किया गया, या फिर रिवाइज्ड एक्शन प्लान को, है ना, फॉर्म किया गया, ताकि क्या लिया जा सके, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिया जा सके क्या करने के लिए, एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। और ये भी कहा गया कि भाई जो बैन किया जा सके, जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या फिर डेमोलिशन एक्टिविटी चल रहे हैं उसको कैसे बंद किया जाए। तो इस तरह के जो, है ना, जो इस तरह के जो हार्ड एक्शन लेने की जो बात की गई है, स्ट्रिक्ट मेजर लेने की बात की गई है,
तो इसमें यहाँ पे बात की गई है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसको हम ग्रैप्स बोल रहे हैं, ठीक है, हाउ ही केम इनटू बीइंग, मतलब कैसे आएगा भाई, क्या इसका प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ की दोस्तों यहाँ पे कहा कि भाई जो मल्टी जो क्या होंगे, मल्टी लेयर्ड जो क्या होंगे एयर पॉल्यूशन होगा उससे फाइट करने के लिए, उससे डील करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इस ग्रैप्स को शुरू किया गया है। सेंट्रल है ना, बोर्ड ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबमिटेड इट्स लिस्ट्स टू मेजर्स टू एड्रेस द डिफरेंट लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो है दोस्तों ग्रैप्स को जो अप्रूवल दे दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो भाई इसको कोई अब रोक नहीं सकता, है ना। और इसमें दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ है ना इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी नोटिफाई किया गया है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो ये एक क्या है, एक अच्छा क्या है एक्शन प्लान है, ताकि क्या किया जा सके, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हाउ आर एंटी पॉल्यूशन मेजर्स डिफरेंट दिस ईयर, है ना। जैसे पहले खास करके जैसे मतलब जिस तरह से पहले क्या करते थे लोग, जिस तरह से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, है ना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करती थी, उससे किस तरह से इस साल जो है, इस साल जो एंटी पॉल्यूशन जो मेजर्स लिए जाएंगे वो कैसे डिफरेंट है पिछले कुछ सालों के रिस्पेक्ट में। तो पहले जो मेजर्स लिए जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एयरलियर्स मतलब पहले जो मेजर्स लिए जाते थे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ होता था PM 2.5 और PM 10 जो क्या है पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, है ना। इसके 2.5 और 10 से रिलेटेड क्या है दोस्तों मेजर्स लिए जाते थे, मतलब कुछ खास ज्यादा है ना हार्श या फिर हार्ड जो है मेजर्स नहीं लिए जाते थे, सिर्फ उसके एयर क्वालिटी के क्या करने के लिए PM है ना 2.5 से लेकर के PM 10 तक के जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, उसको देखा जाता था कि भाई पर क्यूबिक मीटर में कितना मिलीग्राम, कितना माइक्रोग्राम जो है पॉल्यूटेंट्स जो है या पॉल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लाइज करता है। इसके माध्यम से क्या किए जाते थे, इंप्लीमेंटेशन लिया जाता था, है ना। गवर्नमेंट्स के क्या होते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस लो को प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कुछ थोड़ा सा हटके हुआ है। क्या क्या हुए हैं आइए देखते हैं, हम समझते हैं। तो इस बार जो है वो क्या किया गया कि सबसे पहले तो ये अस्टेबल बर्निंग को रोका कैसे जाए, है ना। जो ऐसा कि मैंने कहा था पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के मशीन्स यूज कर रहे हैं, है ना, अलग तरह के मशीन्स यूज कर रहे हैं ताकि जो है ना अस्टेबल जो होता है उसको मैनेज किया जा सके, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी क्या हुआ दोस्तों बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए हैं ताकि क्या कर सके, और उस प्रकार के इनिशिएटिव को पंजाब में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि क्या कर सके, जो एयर क्वालिटी है दिल्ली का अस्टेबल बर्निंग के साथ क्या हो, है ना, प्रभावित ना हो। तो ये सब सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब इसमें दोस्तों हाउ विल ग्रेडेड एक्शन प्लान वर्क, तो कैसे करेगा, तो इसमें दोस्तों 4 स्टेजेस में क्या किएंगे, डिवाइड किया गया है। ये जो एक्शन प्लान लिया गया है जिसके हम ग्रैप्स की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या किया गया है 4 स्टेजेस में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 जो होगा उसको कहा गया है कि ये पुअर क्वालिटी एयर इंडेक्स होगा, जिसको AQI, है ना। AQI मतलब क्या हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब अक्सर मोबाइल में जब आप इंटरनेट ऑन करते होंगे तो आपको ये चीज दिखता होगा कभी न कभी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसमें क्या है दोस्तों कि जो रेंजिंग होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज होगा जो 200 से लेकर के, है ना, 300 के बीच में अगर क्या होगा ये दोस्तों रेंज होगा, ठीक है। हम स्टेज 2 की बात करें तो इसमें क्या होगा 300 से लेकर के 400 के बीच में क्या होगा, स्टेज 2 में जो होगा वो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, और वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या कहा जाएगा, वेरी पुअर कहा जाएगा। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होगा वो 400 से लेकर के 450 के बीच में होगा, और उस एयर क्वालिटी को क्या कहा जाएगा, बहुत ही सेवर, बहुत ही पेनफुल कहा जाएगा। और दोस्तों उसके साथ दोस्तों क्या कहा जाएगा, जो 4th स्टेज जो होगा जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होगा वो लगभग 450 से ज्यादा होगा, और उसको सेवर प्लस के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम समझते हैं स्टेज 1 में क्या होगा। स्टेज 1 में क्या क्या जो है ना, क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा, कंस्ट्रक्शंस बैन हो जाएगा, डिमोलिशंस एक्टिविटीज जो होंगे वो बैन हो जाएंगे, है ना। सॉलिड वेस्ट को क्या हुआ, डेडिकेटेड डंप साइट पे क्या किया जाएगा,
है ना, उसको डंप किया जाएगा। रोड्स का क्या मैकेनिकली जो है वो क्लीन किया जाएगा, वाटर को स्प्रिंकल किया जाएगा टाइम टू टाइम। कुछ गाइडलाइंस लिए जाएंगे ताकि एंटी स्मोक गन्स क्या कर सके, है ना, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किए जाते हैं उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके। फायर क्रैकर्स पे क्या होगा, है ना, बैन किया जाएगा। तो इस प्रकार के एक्टिविटी जो है, इस प्रकार के क्या हुआ जो मेजर्स जो है वो स्टेज 1 में लिया जाएगा। ठीक है। स्टेज 2 की बात करें दोस्तों, तो मैकेनाइज्ड क्या होगा, स्वीपिंग होगा। जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि कुछ मशीन्स और कुछ ट्रक्स के साथ क्या किया जाता है, रोड को साफ किया जाता है, उसके डस्ट को साफ किया जाता है ना। डस्ट सप्रेसेंट होंगे ताकि क्या कर सके, डस्ट जो है वो ज्यादा नहीं फैल सके। ठीक है। और दोस्तों क्या हुआ कि कोयल और फायरवुड्स का यूज करना पे भी क्या होगा, मना होगा। डीजल जनरेटर्स जो होंगे उसे क्या किया जाएगा, बंद करने की बात कही गई है। हम स्टेज 2 की बात करेंगे। तो स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में दोस्तों रोड क्लीनिंग होगा इंटेंसिफाइड स्टेज में, बहुत ही क्या हुआ उच्च किस्म का। ठीक है। और दोस्तों क्या किया जाएगा, स्प्रिंकल्ड किया जाएगा, वाटर को क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा, है ना, ट्रैफिक पाथ पे। स्ट्रिक्टली बैन होगा कंस्ट्रक्शन, ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाएगा, है ना। इंडस्ट्रीज को क्या किया जाएगा दोस्तों, ताकि भाई कि उसको फ्यूल नहीं यूज करना है आपको। और जो BS3 और BS4 के जो डीजल इंजन है उस पर भी क्या हुआ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा। हम बात करें स्टेज 4 की, तो स्टेज 4 में दोस्तों क्या हुआ, जितने भी एंट्रीज होंगे ट्रक्स के, कॉमोडिटीज का, बड़े बड़े जो ट्रक्स आते हैं दिल्ली NCR में, तो उनके क्या हुआ, इंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। और इस तरह के क्या हुआ, अलग अलग मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है भाई, सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह के एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर इंप्रूव करना है तो सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए। भाई सिटीजन का यही रोल है कि भाई आप अच्छे तरीके से, है ना, ओपन स्पेस में वेस्ट मैनेजमेंट मत कीजिए। ओपन गार्बेज का जो दोस्तों आप छिड़काव ओपन स्पेस में मत कीजिए, है ना। और जो प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम यूज करें। उसके बाद दोस्तों कि अगर आप जब रेड लाइट पे पहुंचते हैं तो क्या करें, अपनी जो व्हीकल्स है, जो भी गाड़ियां हैं उससे आप बंद कर दें। तो इस प्रकार के जो है वो एक जो सिटीजन का है, सिटीजन का ये रोल हो सकता है, प्रॉपरली वो क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स को, है ना, एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अदर एक्टिविटीज जो, अदर मेजर्स जो है वो क्या क्या लिए जा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो है इस साल क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया, जिसके तहत, जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, स्टेबल मैनेजमेंट, डस्ट पॉल्यूशन, वेहिकुलर इमिशंस, है ना, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हॉट स्पॉट्स। ठीक है। स्मोक टावर, जैसा कि बात आपने स्मोक टावर के बारे में भी बात सुना होगा, है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन, फायर क्रैकर्स, ज्वाइंट एक्शन प्लान, मतलब इस तरह के जो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं या इस तरह के मेजर्स जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट जो है ऑल्सो उन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम। ठीक है। और ये एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम क्या है, टू मॉनिटर द एयर पॉल्यूशन एंड इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। एयर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके और इफेक्टिव जो कुछ भी हो सके मेजर्स, ठीक है, उसको लिया जा सके। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी ऐसा पूछ ले कि एडवांस्ड ग्रीन वॉर रूम क्या है, तो ऐसा नहीं कि एडवांस्ड ग्रीन रूम मतलब कुछ वैसा चीज है। तो इसको क्या हुआ, ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ताकि क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके। तो ये एडवांस ग्रीन वॉर रूम अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो बेनिफिट्स यू अलॉट, अगर आपको क्या करता है ये वीडियो, अगर आपको बेनिफिट पहुंचाता है तो जरूर आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।